हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 4 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको पढ़ेंगे हम आज से। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका नाम है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बेटा कि इसका जो केमिकल बॉन्ड पहला टॉपिक आ रहा है ये क्या होता है। ठीक है, तो आइए केमिकल बॉन्ड देखते हैं, समझते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स द टू एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बेटा दो एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है, दो पार्टिसिपेटिंग या बॉन्डेड एटम्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसी का नाम केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड के बाद हम देखेंगे पहला जो टॉपिक होगा इसका, ठीक है, इस चैप्टर का, वो है बेटा ऑक्टेट रूल। ठीक है, लेकिन ऑक्टेट रूल से पहले मैंने आपको बताया ये बॉन्ड या सिंपली जो है बेटा ये केमिकल बॉन्ड ये क्या होता है। तो अब हम ऑक्टेट रूल को थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए ऑक्टेट रूल और इसको हम कोसल-लेविस अप्रोच कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वर मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एक्सप्लेन the formation of a chemical bond, but it was only in 1916 when Kosal and Lewis succeeded independently in giving the satisfactory explanation in terms of electron। मतलब बहुत सारी अटेम्प्ट्स बेटा की गई टाइम टू टाइम कि किस तरह से केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है वो कोसल एंड लेविस ने की 1916 में, जो कि एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट मानी गई इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा, और जिसको इन्हीं के नाम के पीछे कोसल एंड लेविस अप्रोच कहा जाता है, या फिर कोसल एंड लेविस थ्योरी कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस या वैलेंसी, या फिर ऑक्टेट रूल इसको कहा जाता है। अब अगर हम देखेंगे इस कोसल लेविस और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी को, तो ये क्या कहती है, जरा आप यहां पे ध्यान कीजिए बेटा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी जो है, सो फार एज दिस इज कंसर्न, इट स्टेट्स दैट, यहां पर आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। कि एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं जब बॉन्डिंग में वो टेक पार्ट करते हैं, जब वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो उस समय वो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से कंबाइन होते हैं ताकि वो अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन या डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन्स बना सके। ठीक है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, और डुप्लेट दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। लेकिन ये डुप्लेट वाला केस जो है बेटा ये हाइड्रोजन के लिए है, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, बहुत कम एलिमेंट्स के लिए डुप्लेट का जो स्टेबिलिटी केस रखा गया है वो इन कम एलिमेंट्स के लिए है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम वगैरह के लिए। बाकी मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है उन्हें अपने आप को स्टेबल करने के लिए, उन्हें अपने आप को मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट में पाने के लिए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने ज़रूरी होते हैं, ताकि जब वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, या फिर जो ये वाले एलिमेंट्स हैं जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे बेटा, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे एलिमेंट नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, और इसकी जो शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, के शेल में जो है वो 2 और एल शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 है, हमें पता है, ऑक्टेट 8 - 5 करेंगे 3 आएगा। तो जब यहाँ पर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लाएगा और ऑक्टेट 8 करेगा, तो तब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, तब बनेगी इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन के शेल में 2 ही रहेंगे, लेकिन एल शेल में 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। तो फिर ये टोटल कितना हो जाता है, 8 और 2 10। तो 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन से है हमारी, नियॉन। तो ये अपनी नज़दीकी नियॉन की जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर शो करने लगता है। मतलब कोई भी एलिमेंट आप देखिए, जब वो ऑक्टेट कर देता है अपने वैलेंस शेल का या डुप्लेट कर देता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर होती है वो उसकी नज़दीकी
नोबल गैस या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरह हो जाती है, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मानी जाती है। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ हाइड्रोजन का डुप्लेट का केस। अगर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में क्या इसका शेल ही एक है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब ये तो स्टेबल होता ही अनस्टेबल है। अब जब ये अपने आप को स्टेबल करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कहाँ पे रखी गई है, डुप्लेट पे। तो ये जिसके साथ कंबाइन करेगा, जैसे मान लीजिए क्लोरीन के साथ ही अगर ये कंबाइन करेगा, जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिसिपेटिंग अपने एटम से जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन ने दिया, क्योंकि क्लोरीन में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 4 6 और 1 के साथ मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन दिया है इसको क्लोरीन ने। तो फिर जब इसने ये इलेक्ट्रॉन लाया तो कितना बना लिया, डुप्लेट 2 बना लिया ना। तो 2 जब बना लिया तो अब हम बताएंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस के शेल में कितने लग रहे हैं, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लाया तो अब लग रहे हैं 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती है हमारे पास, वो होती है हमारी हीलियम। और हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। तो इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये इलेक्ट्रॉन लाने के बाद कैसी हो जाती है, अपनी नज़दीकी नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है हीलियम, उसकी जैसी हो जाती है, जो कि एक स्टेबल कन्फिगरेशन है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे बता रहे हैं बेटा कि किसी भी जो एलिमेंट को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्टेट करने के लिए जो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स करता है, उससे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक या स्टेबल इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपने कुछ बातें और याद रखनी है। वेज टू अचीव दिस ऑक्टेट रूल, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे अब ये कंबाइनिंग एटम्स या वो बॉन्डेड एटम्स जो है इस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, यानी ऑक्टेट रूल को अचीव करने के लिए कौन से तरीके हैं। तो ऑक्टेट आर डुप्लेट कैन बी कंप्लीटेड और अचीव्ड बाय एन एटम आइदर या तो फिर आयोनिक बॉन्ड से आर बाय द कोवलेंट बॉन्ड। मतलब ये तो आयोनिक बॉन्ड से इसको पूरा करते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्ड से। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन दोनों बॉन्ड्स को हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने आयोनिक बॉन्ड कहा बेटा, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी, आप याद रखें इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो क्या होता है ये आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिससे जो बॉन्डेड एटम होता है वो अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट या डुप्लेट कर लेता है। ये होता है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम टू अनदर। मतलब जो 2 बॉन्डेड एटम्स है उसमें से एक एटम के वैलेंस शेल से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं दूसरे एटम में। तो इस तरह से जो ये बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसी का नाम तो आयनिक बॉन्ड है। जैसे हम अपने जनरली केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स का ही नाम होता है केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो लेकिन इस केमिकल बॉन्ड को स्पेशली हम यहाँ पर फिर आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड इस वजह से बोलेंगे क्योंकि यहाँ आयंस फॉर्म होंगे, आयंस जनरेट होंगे, आयंस प्रोड्यूस होंगे। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिसके वैलेंस शेल से एटम ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे, उससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, वो कैटाइन बनेगा आपके पास। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो गैन करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसको हम एनाइन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखना आप कि ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है ये हमेशा बनता है एक मेटल और एक नॉन मेटल वाले एटम के बीच, ठीक है। इट ऑलवेज गेट्स फॉर्म्ड बिटवीन एन मेटल एंड अ नॉन मेटल एटम, आयोनिक बॉन्ड। जैसे मान लीजिए मेटल एटम मैंने यहाँ पर सोडियम लिया हुआ है, तो सोडियम में और क्लोरीन में किस तरह से ये बॉन्ड बन रहा है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसके शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से है 2 8 और 2, के वाले शेल में 2, एल में 2, एम में कितने वैलेंस शेल में आते हैं, 1 2 नहीं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन एम शेल वैलेंस शेल में सोडियम के। अब क्लोरीन को देखिए एटॉमिक नंबर 17 है। यहाँ पर आप देखेंगे के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये इसको ज़्यादा ले जा सकता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच भी है ना, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ज़्यादा है क्लोरीन की सोडियम से। तो ये इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को कुछ भी नहीं मानेंगे क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर लेगा अपने आप में, मतलब सोडियम के वैलेंस शेल से ये इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा क्लोरीन एटम्स में। तो क्लोरीन का 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और बदले में जो सोडियम होगा
सोडियम भी स्टेबल, Na पॉजिटिव भी स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पिछले सिचुएशन शेल्स में 2 और 8 रहेंगे, 2 डुप्लेट पे रह रहा है K शेल और L शेल 8 पे रह रहा है, लेकिन ये एक ट्रांसफर होने के बाद। लेकिन यहाँ पर स्पीशीज बनती क्या है ऐसा करने के बाद? तो ऐसा करने के बाद यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर बेटा आयंस बनते हैं, एक बनेगा Na पॉजिटिव, दूसरा बनेगा Cl नेगेटिव, और उनके बीच जो अफेक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव नेगेटिव, उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर स्पेशली इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब अनदर एग्जांपल आप CaF2 ले लीजिए, कैल्शियम डाइफ्लोराइड। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 20 होता है। इसके KLMN शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 शेल्स हैं यहाँ पर, K में 2, L में 8, M में 8, N में 2, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में। चलिए यहाँ पर फ्लोरीन का एक एटम, एटॉमिक नंबर 9, इसमें 2 ही शेल, K में 2, L में 7, फिर से इलेक्ट्रॉन रिच आ रहा है। वैलेंस शेल को कंपेयर कीजिए, यहाँ 2 यहाँ 7, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कैल्शियम के ये वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे टुवर्ड्स दीज 2 फ्लोरीन एटम्स। एक ये फ्लोरीन एटम ले जाएगा, एक ये फ्लोरीन ले जाएगा, ठीक। तो बदले में होगा क्या यहाँ पर बेटा, यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि कैल्शियम हो जाएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लेगा। इसके ऊपर हम लिखेंगे Ca2 पॉजिटिव। एक फ्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कितने फ्लोरीन से लेने वाले? 2, तो 2 फ्लोरीन्स का ये मतलब जब यहाँ पर तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये 2 × -1 करोगे, तो 2 × -1 क्यों करोगे? क्योंकि 2 फ्लोरीन्स हैं, एक फ्लोरीन का चार्ज -1 है, तो ये बनेगा -2, और Ca का तो अकेले में बन रहा है, एक ही कैल्शियम दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है +2, तो +2 -2 कैंसिल, ही ओवरऑल न्यूट्रल होता है। जैसे कि जब हम लिखते हैं ना Ca और F2, तो वहाँ पे हम बेटा थोड़ी लिखते हैं CaF2 नेगेटिव या CaF2 पॉजिटिव, हम लिखते हैं सिंपली CaF2, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज है। हाँ, अगर कोई आयनिक स्पीशीज होती है वहाँ पर फिर हम वो चार्ज कैटायनिक या अनायनिक उसका लिखते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल है, ठीक है। होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो। तो लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के वैलेंस शेल से कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन यहाँ पर बन रहा है कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच में, तो ये जो बॉन्ड्स होंगे इसके ये आयोनिक बॉन्ड माने जाएंगे या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड माने जाएंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल लोगे AlCl3, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन K में 2, L में 8 और M में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में अभी अभी केस बताया है मैंने आपको, K शेल में 2, L में 8 और M में 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए वो 7 इलेक्ट्रॉन हर क्लोरीन के मैंने यहाँ दिखाए, एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है हर क्लोरीन का, तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल के ये 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे 3 क्लोरीन्स के लिए। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है। तो जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स 3 क्लोरीन्स के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा यहाँ पर एल्युमिनियम विल बियर द चार्ज +3, क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे, +3 चार्ज आ जाएगा, और एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो 3 क्लोरीन्स कितने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे? 3, तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स Cl नेगेटिव, तो 3 टाइम्स Cl नेगेटिव का चार्ज बनेगा -3, -3 +3 कैंसिल होकर ओवरऑल ये भी न्यूट्रल है, लेकिन एक क्लोरीन का माइनस लिखेंगे, पीछे इसका 3 लगा हुआ कि 3 क्लोरीन ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से यहाँ पर जो आप बॉन्ड देखोगे बेटा, तो ये बॉन्ड भी आपका जो अल्युमिनियम 3 क्लोरीन से करेगा, ये भी माना जाएगा आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब है दूसरा तरीका कि ये ऑक्टेट जो एक तरीके से बनेगा ना आयोनिक बॉन्ड से, दूसरा तरीका है अब इसका कोवलेंट बॉन्ड से ये बनेगा भाई, कोवलेंट बॉन्ड से भी बन सकता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पार्टिसिपेटिंग या बॉन्डेड एटम्स के बीच म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब इंस्टेड ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर्स के बजाय क्या होगा यहाँ पर म्यूचुअल शेयर करेंगे। म्यूचुअल शेयर का मतलब हो गया कि जो चीज़ हाइड्रोजन के पास है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन क्लोरीन 2 एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है वही इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन शेयर करेगा क्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन वही क्लोरीन वही एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इस क्लोरीन के पास भी है। तो ना ही क्लोरीन स्टेबल है ना ही हाइड्रोजन स्टेबल है अपने आप, तो ये दो जब म्यूचुअल शेयर करेंगे तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, यानी इसका ऑक्टेट हो जाएगा और इस हाइड्रोजन का डुप्लेट हो जाएगा, ठीक। क्लोरीन का ऑक्टेट हाइड्रोजन का डुप्लेट हो जाएगा। किस तरह से? देखिए 2 4 6 7 तो इसका पहले ही था, जब भी म्यूचुअल शेयर करेगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाएगा, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। और अब देखिए जब यहाँ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था अपना, जब ये क्लोरीन से म्यूचुअल शेयर करेगा, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जब ले जाएगा तो इसका डुप्लेट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो डुप्लेट है, स्टेबिलिटी है ना, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। तो इस तरह से जो इनके बीच बेटा ये बॉन्ड बनेगा, ये हम कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे कि ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, अनदर एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कान्स होते हैं और उनका फर्स्ट मेंबर CH4,
ये CH4 में कार्बन और 4 हाइड्रोजन उसके साथ आपने इस तरह से दिखा दिए। कार्बन के वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ 1 2 3 4 हैं। हाइड्रोजन के यहाँ हर हाइड्रोजन का 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का हर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करके देखिए यहाँ पर ये डुप्लेट हाइड्रोजन के हो रहे हैं। ठीक, ये 4 हाइड्रोजन के डुप्लेट हो गए। लेकिन अगर आपने दिखाने हैं यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट, कार्बन एक ही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ थे ना इसके 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, तो एक एक जब 4 हाइड्रोजन से लाएंगे तो कितना हो जाएगा ऑक्टेट। तो देखिए ऑक्टेट वाली लाइन आपकी ये वाली है, ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, तो यहाँ से आप बताओगे कि सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 करेगा, ठीक है, ऑक्टेट बना लेगा। तो इसी तरह से ये फिर स्टेबल हो जाएगा कार्बन। अब देखिए यहाँ पे बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो इनर शेल में कितने थे 2, जब 4 अपने थे 4 और लाए तो कितने हो गए 8, 8 और 2 10, कितने 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज कौन सी है, नियॉन। तो बेटा इस CH4 में कार्बन की भी सिचुएशन जो है वो नियॉन जैसी हो जाती है, यानी स्टेबल इनर्ट गैस, मतलब नोबल गैस जो कि नियॉन इसकी नज़दीकी है, उसकी जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी हो जाती है यहाँ पे। होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो। अब है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवलेंट बॉन्ड में भी सिंगल, जैसे मैंने अभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बताया, कोवलेंट बॉन्ड सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पैर शेयरिंग करे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पैर, एक इलेक्ट्रॉन पैर एक और एक 2 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन पैर जब शेयरिंग करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पैर जब शेयर करता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कुछ एग्जांपल्स इसकी डिस्कस करते हैं। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो मैंने अभी तक आपको दिखाई दिया उसकी एग्जांपल्स। डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स आप यहाँ पर और ट्रिपल की देख सकते हो। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन होते हैं उनका पहला मेंबर जो इथीन आता है, तो C2H4 होता है, वो 2 कार्बन्स और 4 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स 2 कार्बन्स के साथ। हर कार्बन के पास आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं। देखिए इस कार्बन के 2 इधर, ये 3 ये 4, इस तरह से इस कार्बन के 2 ये 3 ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 ये 3 ये 4। अब देखिए 2 कार्बन के बीच जो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 1 इलेक्ट्रॉन पैर, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर अनदर इलेक्ट्रॉन पैर कितने हो गए टोटल, एक ये पैर एक ये पैर, 2 इलेक्ट्रॉन पैर। देखिए फिर से आपको नजर जो आ रहे हैं यहाँ पर, एक ये इलेक्ट्रॉन पैर एक ये इलेक्ट्रॉन पैर, कितने इलेक्ट्रॉन पैर टोटल 2 कार्बन के बीच, 2 इलेक्ट्रॉन पैर क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहाँ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। इसको आप बताओगे सर दिस बॉन्ड फॉर्म्ड इज कोवलेंट बट इट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। यहाँ पर सिंगल कोवलेंट या हाइड्रोजन के साथ, लेकिन 2 कार्बन के बीच जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को समझते हैं। जैसे N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मैंने लिया, तो 2 नाइट्रोजन एटम्स इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में किस तरह से बॉन्डेड होंगे। देखिए एक नाइट्रोजन एटम दूसरा नाइट्रोजन एटम, आपको पता है नाइट्रोजन एटम में वैलेंस शेल में 7, ये इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स इस तरह से है, K शेल में 2, L शेल में, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के, एक नाइट्रोजन के 3 बॉन्डिंग में आगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ लोन पेयर है, ये बॉन्डिंग में नहीं है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, पता है आपको, वो 3 और 2 5 हो गए। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में आते हैं, बाकी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं। इस नाइट्रोजन के भी देखिए 5 में से 3 बॉन्डिंग में गए, 2 एज अ लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर है गए। तो अब बॉन्डिंग वाले को देखिए, नाइट्रोजन के बीच जो ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हैं, इनकी आपस में शेयरिंग कैसे बन रही है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक पेयर, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ दूसरा पेयर, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ तीसरा पेयर। तो टोटल आपको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर 2, ये इलेक्ट्रॉन पेयर 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इसको हम बताएंगे, कोवलेंट बॉन्ड जरूर है लेकिन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा आज के लेक्चर में आपने ये जाना कि सबसे पहले हमने इस चैप्टर नंबर 4 को केमिकल बॉन्डिंग जिसका नाम है वो शुरू किया हुआ है, उसमें हमने आज केमिकल बॉन्ड पढ़ा। उसके बाद हमने वहाँ पे जो है ऑक्टेट रूल को पढ़ा, जिसे हम कोसल लेवस अप्रोच या फिर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस भी कहते हैं, वो हमने पढ़ाई। और फिर वो ऑक्टेट रूल या कोसल लेवस अप्रोच या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस किस तरह से अचीव होती है, उसके 2 तरीके पढ़े। वन बाई आयनिक बॉन्ड, दैट मीन्स बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम टू द अनदर एटम, और दूसरा पढ़ा बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन लेक्चर
का एंड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ इन दिस पैंडेमिक पीरियड।